आपके डाउट्स को अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। वन बाय वन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg वाज पुल्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एट एन एंगल 30 डिग्री टू वर्टिकल। तो देखें कि कोई एक ब्लॉक है, नंबर 10 का आंसर बता रहा हूँ। क्या दिया है, कोई एक ब्लॉक है, ये क्वेश्चन में मेरे को जितना याद आ रहा है मैं क्लास में किया था। ये ब्लॉक ऑफ मास 20 kg, मास इज 20 kg, ये ब्लॉक को पुल किया जा रहा है विथ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन है। ऐसे किस डायरेक्शन में, ये फोर्स है जो कि 30 न्यूटन का है, इट इज 30 न्यूटन। ओके, किस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, एट एन एंगल 30 डिग्री टू वर्टिकल। तो पूछा है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। पहले देखो तो ये ब्लॉक मूव क्यों करेगा, ये ब्लॉक मूव क्यों करेगा, बिकॉज हम इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहे हैं, इधर जितने जोर से खींच रहे हैं उसको क्या कहते हैं, component of the force in the horizontal direction. So what is the component of force in horizontal direction? You say F dash. क्या है ये है component of F, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको component of F कितना है ये, F इस एंगल के साथ, इसके हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है, you clearly see it is 60 degree. If it is 60 degree then the component will be F, फॉर्मूला याद होगा आपको, F cos क्या होता था एंगल, it was coming out to be F cos, just a minute, cos थीटा। यहाँ पर f का वैल्यू कितना दिया है, f का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज 60 डिग्री, सो cos 60। व्हाट इज द फोर्स कमिंग आउट टू बी 15 न्यूटन। नाउ द ब्लॉक विल मूव बिकॉज ऑफ दिस 15 न्यूटन फोर्स। क्या सबको समझ में आया? अगर ये बात है, ये जिसका भी डाउट है उसको समझ में तो आ गया होगा। अगर 15 न्यूटन फोर्स खींच रहा है, 20 kg मूव करेगा, तो क्या एक्सीलरेशन होगा, 15 by 20, that is 3 by 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? ये आपको पक्का समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, मैं इसको अभी रख देता हूं आपके यूज के लिए। I'll make it small, keep it here. ओके, दूसरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में है 2 blocks 3 kg and 10 kg are released on an inclined plane. क्या ये चीज में भी नहीं बताया था? हाँ बताया था। आई एम सॉरी, सम पीपल आर रिपीटिंग। ओके, जब कोई एक ब्लॉक को किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, अगर उस ब्लॉक का मास m है तो वो स्लाइड करके नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो वेट आ रहा है, वेट तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो वेट के चलते नहीं चलेगा, वो चलेगा क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेट इन दिस डायरेक्शन। If this angle is theta, obviously you know this angle is going to be 90 minus theta. So ये 90 minus theta हुआ। What was the weight? Weight was mg. mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? mg cos 90 minus theta, जिसको आप लिख सकते हो mg sin theta। तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? mg sin theta खींच रहा है, mg sin theta by m, so it is coming out to be mg sin theta by m. m cancels out, you find the acceleration is g sin theta. So one thing you have to notice here, that whatever may be the mass, the acceleration is g sin theta only. It depends only on the inclination of this plane. अब ये क्वेश्चन पे आइए, ये 3 kg और 7 kg का ब्लॉक को किसी एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम छोड़ दिए हैं, किसी एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम छोड़ दिए हैं। सपोज ये इंक्लिनेशन थीटा है, तो दोनों स्टार्ट किए रेस्ट से, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? g sin थीटा। इसका कितना होगा? g sin थीटा। बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, they both start from rest and move with same acceleration. ये जितना जोर से भागेगा ये उतनी जोर से भागेगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? डिस्टेंस विल रिमेन सेम। सो आंसर होगा द डिस्टेंस विल रिमेन सेम। ठीक है,
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर में पूछा है अगर ये दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में, रेस्ट में, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, रेस्ट में है तो पूछा है M/M का रेशियो क्या है। थोड़ा ये फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया फिगर, दिया है कि ये एंगल है 90 डिग्री। अच्छा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ये चीज सबको समझ में आया, ये चीज सबको समझ में आया। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा था कैपिटल M, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा था स्मॉल m, छोटा m here, और they are being connected by threads like this। अब इसका जो वेट है, स्मॉल m का जो वेट है, वो इसको इधर खींच रहा होगा क्या फोर्स में, mg sin थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा कहाँ है, एंगल तो है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या फोर्स आ जाएगा, mg sin 90 माइनस थीटा इज द फोर्स पुलिंग दिस ब्लॉक डाउन। इसको कौन फोर्स नीचे खींच रहा है, यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। अभी थोड़ी देर पहले तो देखे द कंपोनेंट ऑफ वेट, जो वेट ऐसे था उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब ये इधर को खींच रहा है mg sin थीटा में, ये इधर को खींच रहा है mg sin 90 माइनस थीटा में। mg sin 90 माइनस थीटा कैन बी अदरवाइज रिटन एज mg cos थीटा ना। तो ये इधर को खींच रहा है mg cos थीटा में, ये इधर को खींच रहा है mg sin थीटा में, और दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फॉर बीइंग एट रेस्ट, रेस्ट में रहने के लिए ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। ये जितना जोर खींच रहा है ये उतने ही जोर खींचेगा, तो ये रेस्ट में रहेंगे। ये कितने जोर खींच रहा है, mg sin थीटा, वो कितने जोर खींच रहा है, mg cos थीटा। आप कहोगे mg cos थीटा must be equal to mg sin थीटा। अब ये g तो g को खा गया है, पूछा है m/m क्या होगा, sin cos थीटा किधर गया, sin थीटा बाय cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। क्या समझ में आ रहा है, फाइन। तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको समझ में आ चुका है, इसको थोड़ा मैं प्रिजर्व कर लेता हूं। ये हो गई आपकी डाउट जो मैं बना चुका हूं, और उसको थोड़ा छोटा करें, छोटा करके इधर छोड़ देते हैं। ये समझ में आ गया। नाउ नंबर 16, इन विच केस, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द वेक्टर विल चेंज एंड व्हाई। वेक्टर कब चेंज होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा। व्हाई का मतलब आपको आंसर देना है कि वेक्टर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है या फिर डायरेक्शन बदल रहा है, क्यों बदल रहा है वो आपको बताना है। चलिए कोशिश करते हैं। दिया है फिर हेड एंड टेल आर गिवन इक्वल डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सोचो यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, वेक्टर का टेल को हम कुछ डिस्प्लेसमेंट दिए, उतना ही डिस्प्लेसमेंट हेड को दिए, तो जो नया वेक्टर आपका बन गया वो दिखने में कैसा बन गया, ऐसा। तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। डायरेक्शन बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वेक्टर के पास तो दो ही चीज है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही रहा, डायरेक्शन भी वही रहा, तो हम कहेंगे क्या, वेक्टर विल नॉट चेंज। तो पहला बिट का आंसर हुआ द वेक्टर विल नॉट चेंज। ठीक है, वेक्टर नहीं बदलेगा, ये हमें समझ में आ गया है ना, ये वेक्टर नहीं बदलेगा, इसको रख दी। नाउ पूछा है कि व्हेन x एंड y कंपोनेंट आर डबल्ड, x कंपोनेंट को भी डबल कर दे, y कंपोनेंट को भी डबल कर दे। सोचो 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 कि ये हमारे पास कोई एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमारे पास कोई एक वेक्टर था a से, ठीक है, ये उसका था x कंपोनेंट और ये उसका था y कंपोनेंट, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे fy, इसको कहेंगे fx। अब सोचिए अगर x कंपोनेंट को हम डबल कर देते हैं, मतलब यहां तक हो जाता है, y कंपोनेंट को भी डबल कर देते हैं, मतलब यहां तक हो जाता है, तो नया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से, सॉरी
ये सिमिलर ट्रायंगल से दिस बाय द होल इक्वल टू दिस बाय द होल इक्वल टू दिस बाय द होल, ये डबल है। अगर fx को डबल कर देंगे, fy को डबल कर देंगे तो क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बदल जाएगा बट डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो क्या कहेंगे, विल द वेक्टर चेंज? Yes, the vector changes. Why? Because of change in magnitude or direction. Change in magnitude. What about direction? Direction remains same because both are doubled. दोनों को डबल किए तो डायरेक्शन remain same. ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे अगर हम कहेंगे दूसरे तरीके से भी उसका डायरेक्शन सेम रह रहा है कि नहीं जानने के लिए, सपोज ये पहला वेक्टर एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा था। आप जानते हो कि ये fy है, ये fx है। What was tan theta? Tan theta was fy by fx। ठीक है। अब दूसरे केस में सपोज मालूम नहीं है, एंगल कुछ बदल गया है, सपोज द एंगल इज अल्फा। नाउ व्हाट यू विल से अबाउट tan अल्फा? अब उस केस में क्या हुआ है, fy डबल हो गया है, fx भी डबल हो गया है, तो 2 तो कैंसिल हो गया, सेम fy भी fx आया, मतलब इट इज सेम एज tan थीटा। कहने का मतलब है अल्फा विल बी सेम एज थीटा, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल रिमेन सेम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेक्टर विल चेंज? ओह सॉरी, ये तो कर लिया हम लोग, ये कर ली। नंबर 18, वेक्टर f has equal magnitude of x and y component and x component is made 3 times, y component is made 4 times, then will the vector change? वेक्टर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? x कंपोनेंट 3 गुना हो गया, y कंपोनेंट 4 गुना हो गया। चलिए क्या दिया, वेक्टर f is equal magnitude of x and y कंपोनेंट। तो शुरू ऐसे करते हैं, जो ओल्ड वेक्टर था, वो ओल्ड वेक्टर था, उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर थे। आई कैन राइट ki प्लस kj। तो जो ओल्ड वेक्टर था, उस ओल्ड वेक्टर का क्या है कि x एंड y कंपोनेंट बराबर थे, तो ओल्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था? व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओल्ड वेक्टर? इसका स्क्वायर होल डबल। आप लोग समझदार हो, मैं सीधे सीधे लिखूंगा √2 के। जो नया वेक्टर बन गया, वो क्या है, बोला कि x कंपोनेंट इज मेड 3 टाइम्स, y कंपोनेंट इज मेड 4 टाइम्स। तो हम कहेंगे x कंपोनेंट हो गया 3k, सो 3k ik, और y कंपोनेंट हो गया 4 टाइम्स 4k, इट इज 4k jk। तो जो न्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल डबल, कितना होता है? होता है 5k। तो we clearly see that the new vector is of magnitude 5k and old vector is of magnitude √2k। वेक्टर बदल गया कि नहीं बदल गया? हाँ बदल गया। फिर पूछा है find how many times the new vector will increase। भाई how many times, कितने टाइम्स न्यू वेक्टर बदल जाएगा? नाउ यू क्लियरली सी, जो न्यू वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बाय ओल्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है आप? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर टू दैट ऑफ द ओल्ड वेक्टर? क्या दे रहा है न्यू वेक्टर और ओल्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड? आप कहोगे दिस इज गिविंग यू, न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5k, ओल्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2k। दैट मींस द न्यू वेक्टर इज 5 by √2 times the old vector। समझ में आया क्या? देख लो, ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये चीज भी समझ में आया। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गया है। तो ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्या करता हूं, अभी इसको थोड़ा सिलेक्ट करके थोड़ा इसको छोटा करके रख देता हूं ताकि आप समझ पाओगे। ये छोटा हो गया, ये आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन।
नाउ थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ए फोर्स F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 12j कैप, मतलब जो फोर्स था 20 का सॉल्यूशन बता रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑफ 20, सॉल्यूशन ऑफ 20 बताएंगे। तो जो फोर्स था कितना था 5i कैप प्लस 12j कैप, और आपको मालूम है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या होता है 13, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, बोला कि इस वेक्टर तो कोई था, कुछ डायरेक्शन में था वेक्टर, लेकिन उसको घुमा, कैसे घुमाया, इट वाज रोटेटेड अबाउट इट्स टेल, टेल था ऐसे, इसको घुमाया ऐसे, टिल द वेक्टर शोज इट्स डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे कर दी, मतलब ये वेक्टर को हम घुमा के कुछ इस डायरेक्शन में कर दिए, किस डायरेक्शन में, ऐसे, कैसे, सिर्फ घुमा दिए हैं, जस्ट इसको हम घुमा दिए हैं ताकि ये ऐसे घूम जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 30, घूम के ऐसे हो गया, अब भी कितना है 30, तो क्या बता सकते हो नया वेक्टर क्या होगा, ये नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 30 और किस डायरेक्शन में है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो न्यू वेक्टर होगा, जो न्यू वेक्टर होगा वो वेक्टर, जस्ट a minute, जो न्यू वेक्टर होगा उसको क्या लिखेंगे, न्यू वेक्टर will be 13 what it is in the direction of y axis 13 j के, क्या चीजें समझ में आया, सारा चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, तीन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो क्या दिया है 22 में दिया है कि तीन टू फोर्स आ रहे हैं, ए क्या है ये 2i कैप प्लस अल्फा j कैप, बी दिया है, क्या दिया है pi कैप प्लस 3j कैप, सी दिया है, क्या दिया है 6i कैप माइनस 5j कैप, बोल रहा है कि ऐसा तीन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आए और पता चला वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, द बॉडी इज नॉट मूविंग, ठीक है, ये बॉडी मूव नहीं करेगा, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम कहेंगे रेस्ट में, फॉर रिमेनिंग एट रेस्ट, फॉर रिमेनिंग एट रेस्ट नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तीनों फोर्स को जोड़ दो, नेट फोर्स मस्ट बी 0, लेकिन नेट फोर्स है क्या देखो तो यहाँ पर 2 प्लस p प्लस 6, ये तीनों को जोड़ रहे हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे 2 प्लस p प्लस 6 i कैप, नहीं 2 प्लस p प्लस 6 i कैप प्लस इधर जोड़ो अल्फा प्लस 3 माइनस 5, अल्फा प्लस 3 माइनस 5, अल्फा प्लस 3 माइनस 5 जे के शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्स कंपोनेंट, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट 0 होगा, नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट मतलब दिस होल थिंग शुड बी 0, 2 प्लस p प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0, मतलब p कितना हो जाएगा -8, p हो जाएगा -8, मिल गया, p हो जाएगा -8, ठीक है। अच्छा फिर अल्फा प्लस 3 माइनस 5 ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो उसका x कंपोनेंट 0 होगा, उसका y कंपोनेंट 0 होगा, x कंपोनेंट 0 हुआ तो p मिल गया -8, और अगर हम कहेंगे y कंपोनेंट 0 हो रहा है, ठीक है, y कंपोनेंट 0 हो रहा है तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये कि अल्फा प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू 2। सो यू गॉट द आंसर्स फॉर
क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया। क्लू क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो होने के लिए x component of the net force must be 0, y component of the net force also must be 0। समझ में आ रहा है? Let's see the third next question now। Next question क्या दिया है? Draw vectors of magnitude 8 and 3 so that the magnitude of their resultant is 6। आपको दो वेक्टर दिया गया है, A जिसका मैग्नीट्यूड है 8, दूसरा दिया गया है B जिसका मैग्नीट्यूड है 6। पूछा है ऐसा ड्रॉ करो दोनों वेक्टर को कि उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा 6, 8 and 3। सॉरी, ये जो आपका दिया है B है, B का मैग्नीट्यूड है 3 और बोला है कि जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 6। आप जानते हो A, B are form a triangle। That means now you want to draw a triangle whose sides are 8, 3 and 6। सिंपल है, कोई एक साइड को आप ड्रॉ कर लो, ये हो गया 8 वाला। फिर यहां से राउंडर लगा के 6 का लेंथ का एक लाइन काटो, ये हो गया 6। मतलब इसके ऊपर किसी भी पॉइंट में जाओ तो ये 6 मिलेगा आपको, ये लेंथ हो गया 6। तो ठीक है, अगर ये लेंथ 6 हो गया तो ये 6 डिस्टेंस में काटे। फिर यहाँ से 3 डिस्टेंस में काटो, हाँ काट दी। तो यहाँ से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस 3 है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से हो गया 6, दूसरा हो गया 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया 6। अभी आपको दिखाना है कि A और B का रिजल्टेंट। चलो ले लेते हैं, ये A है, ये B है, तो ऑब्वियसली ये हो गया रिजल्टेंट। नहीं, सॉरी उल्टा कर दिया। हमको B दिया है 3, ये A है, ये B है ना, तो ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट 6। तो क्लियरली दिख रहा है कि A है, ये B है और ये R है। ड्रॉ करना आपके लिए कोई डिफिकल्ट चीज नहीं था। यू हैव टू जस्ट ड्रॉ ए ट्रायंगल whose side lengths are 8, 3 and 6। क्लियर? नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये भी हो गया, तो इसको भी थोड़ा रख लेते हैं। ये रख लिए, ये आ गया छोटा सा प्यारा सा, थोड़ा छोटा तुम इधर रहो। यस, झगड़ा नहीं करना है, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता है। अच्छा, नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 25। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनमें से कौन सा सेट इनवैलिड है? आप जानते हो कि R ऑलवेज लाइज बिटवीन A plus B and A minus B, इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है ना? देखो तो यहाँ पर A, B, R दिया है, ये 1 है, ये 4 है। ठीक है, एक है 1, दूसरा है 4, एक 1 है, एक 4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 5। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 3। क्या ये 3 इन दोनों के बीच में है? हाँ है। 9 है, 6 है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 15। मिनिमम वैल्यू कितना होगा रिजल्टेंट का? रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू 9 में 6, 3। क्या ये 3 और 15 के बीच में है? हाँ है। तीसरे केस में 2, 6, 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा R का? 2 + 6, 8। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 6 - 2 दैट इज 4। क्या ये 4 और 8 के बीच में है? नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉसिबल केस। सिंपल सा चीज है, आप इसे आसानी से चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया है? 2 persons pull a block of mass 5 kg horizontally with forces of 10 Newton each in direction of east and 30 degree east of north. What will be magnitude of acceleration? कितना सिंपल क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन भी कोई पूछ लिया क्या? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है। 2 persons pull a block of mass 5 kg horizontally with forces of 10 Newton each। दो फोर्स है, एक फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, one force is in the direction of east and that is 10 Newton. The other force is in the direction of 30 degree east of north, 30 degree east of north। मतलब किसके साथ 30 डिग्री करेगा? ऑब्वियसली नॉर्थ के साथ करेगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये भी 10 न्यूटन है। तो ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। कैन यू नॉट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स? ट्रायंगल लॉ, a² + b² + 2ab cos θ होल रूट ओवर
आप कर सकते हो, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 10√3 न्यूटन। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? नेट फोर्स बाय मास, इट इज 10√3 डिवाइडेड बाय 10√3 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना था? 5 kg। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 2√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 31 से आगे सारा क्वेश्चन डाउटफुल दिए हैं। सर को बोल रहे हैं कि आप होमवर्क हमें क्या दोगे, हम आपको इतना होमवर्क देंगे कि आप होमवर्क देना भूल जाओगे। क्यों? ऐसा सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे क्या? 32 देखो तो, चलो 31 हो गया, 31 हो गया तो 31 को मिटाते हैं। ठीक है, 31 को मिटाते हैं और देखते हैं कि क्या बाकी रहेगा। ठीक ठीक है, 31 को मिटा दिए। Let us go for 32। कोई रिवर है, रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 1 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई रिवर है, रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया हुआ है कितना? 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 है। कोई आदमी स्विम करना शुरू करता है तो इधर जाता है कितना डायरेक्ट, क्या एंगल में? एट 45 डिग्री with a speed 3√2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार ही विल बी आफ्टर 6 सेकेंड्स? पहले उसका वेलोसिटी निकालो। नेट वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विम। ऐसा क्वेश्चन किए हैं। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? vf का स्क्वायर, vs का स्क्वायर 2vf vs। नहीं, ये सब चीज हम लोग किए हैं। You know triangle law to find out the resultant of these two। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 into this into cos 45 whole root over। You will calculate, it will be coming out to be 5। It will be coming out to be 5 meter per second। Very simple है। You can make use of triangle law। 3√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 3√2 cos 45 whole root over। cos 45 1 में √2 होता है। So this way you find it is coming out to be 5 मीटर पर सेकंड। पूछा है 6 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 6 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 6 सेकंड में कितना दूर जाएगा? आप कहोगे 6 सेकंड में ये जाएगा 5 into 6। डिस्टेंस मूव्ड इन 6 सेकंड्स इज 30 मीटर। 6 सेकंड में 30 मीटर जा पाएगा, है ना? ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। शायद ये कोई गलती से पूछ लिया होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में क्लास में किया। नाउ आई वांट टू आस्क यू अबाउट, आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट 33 एंड 34। 33 एंड 34। ठीक है, थोड़ा इसको मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हो गया तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देखते हैं। ये आया हाँ, तो ठीक है, इसको थोड़ा इधर से काटते हैं। नहीं, यस, अभी ये क्वेश्चन में हमें थोड़ा इसको भगाना है ताकि हमें दिखेगा। यस, 33 ये हो गया सबका। इसको अभी छोड़ो, ये तो सबको समझ में आ गया है, ये सबको समझ में आ चुका है। इसको ज्यादा क्यों समझाए, ये समझ में आ चुका है। इसको फेंको यहाँ पे। फिर पूछा है कौन सा? 33 को थोड़ा ध्यान से देखो तो 33 में क्या दिया? 33 में दिया है a मैग्नीट्यूड इज 10। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 10। a कैसा वेक्टर है मालूम नहीं, कुछ ऐसा हो, a ऐसा है। क्या मैग्नीट्यूड है? 10। अच्छा, ऐसा, ठीक। फिर b is added to it, resultant becomes perpendicular to a। जब b वेक्टर इसके साथ जोड़े, कैसे जोड़ेंगे? ट्रायंगल लॉ में b का टेल को यहाँ पे रखेंगे और हेड को, टेल को यहाँ से रख के b को ड्रॉ करेंगे। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, जब ये हुआ a, मान लो कि ये हुआ b, तो रिजल्टेंट कहाँ से शुरू होता था?
फ्रॉम द टेल ऑफ ए, कहाँ खत्म होता था? एट द हेड ऑफ बी। मतलब रिजल्टेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और दिया गया है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब रिजल्टेंट कुछ ऐसा है और इसका मैग्नीट्यूड भी दिया है। कितना दिया देखो तो 10√3, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है 10√3। तो बताओ बी क्या होगा? अगर ये ए है ये आर है तो बी तो यहाँ से स्टार्ट होता था, तो दिस मस्ट बी बी। हाँ, दिस मस्ट बी बी। देखा? अब b का मैग्नीट्यूड क्या है? b का मैग्नीट्यूड तो कोई भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। 10√3 का पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कोई नई चीज नहीं है, आपको ये सब चीजें आते हैं। होल डबल इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b पता चल गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ b पता चल गया है। फिर क्या पूछा है? पूछा ये है कि बताओ व्हाट एंगल b मेक्स विद द a, b और a के बीच में क्या एंगल है? चलो पहले हम लोग इस एंगल को थीटा कहते हैं, ठीक है, थीटा कहते हैं। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज tan थीटा? You clearly see 10√3/10. It is 10√3/10. That is √3 only. इसका मतलब हुआ थीटा इज 60 डिग्री। सो दिस एंगल थीटा इज 60 डिग्री। लेकिन आपको क्या पूछा गया? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन ए एंड बी पता करना है भैया। एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे पता करेंगे? You have to make it like this. एंगल बिटवीन ए एंड बी मतलब ये और ये बीच में एंगल। अगर ये 60 डिग्री निकला, ये कितना होगा? 120 डिग्री। तो यू से एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। इज इट अंडरस्टूड? यस। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए मैं ये सारा चीज को अभी यहाँ से साफ करता हूँ। आप लोग देख चुके हो तो मैं इसको अभी मैं साफ कर दूंगा। ठीक है। A man moves 70 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कोई आदमी ईस्ट की तरफ गया, कितना? 70 मीटर। आप जानते हो ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। Then 40√2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये इस डायरेक्शन में क्यों क्या एंगल करके? 45 डिग्री। तो इसका मतलब ऐसे गया, कितना? 40√2। क्या एंगल है? 45 डिग्री। पूछा है बताओ व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना है। क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। आप कहोगे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज पहला डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। और इनका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है 70 का स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। 70 का स्क्वायर ये हो गया। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 70 का स्क्वायर प्लस 40√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 2 इंटू 70 इंटू 40√2 इंटू कॉस। क्या एंगल है S1 और S2 के बीच में? समझने वाले बोल सकते हैं, बाकी लोग कुछ गलत सलत बोलेंगे। क्या 45? अरे नहीं, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज दिस एंगल। ये 45 है तो ये कितना होगा? 135। बस ये पूरा चीज का रूट ओवर। और ध्यान रखो कि cos 135 जो होता है दैट इज इक्वल टू -1/√2। याद रखो कि cos 135 इज -1/√2। ठीक है? ठीक है। cos 135 इज
-1/√2। अगर इसके जगह -1/√2 डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या डालेंगे? cos 135 इज इक्वल टू -1/√2। अगर ये वैल्यू हम डालते हैं तो हमें मिलेगा एस नेट का जो मैग्नीट्यूड है, निकालो, इट विल बी कमिंग 50 मीटर्स। तो how far he is from the starting point? You say he is at a distance of 50 meters from the starting point. ठीक है? Okay. Next question, let us see. Given B is √2a, a plus b is perpendicular to a. Find angle between a and b. हाँ, ये तो थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज हुआ, ये सबकी बस की चीज नहीं है, आप कर लो तो अच्छी बात है। दिया है कि b का मैग्नीट्यूड इज √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a, और दिया है कि a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू a। मतलब आप जानते हो कि अगर ये होगा a और a प्लस b होगा ये, इसका मैग्नीट्यूड मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ a है, और ये कितना है? ये है b व्हिच इज √2a। क्या मतलब है इसका? मतलब a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है? इट मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, तभी तो ये √2a होगा। ठीक है? नहीं पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में क्या एंगल है? अगर ये लेंथ बराबर हुआ, क्या मैं ये चीज को पहले समझा पाया? क्या दिया है? b इज गिवन √2a, a इज दिस, b इज √2a और a प्लस b इसको परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि b इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होल रूट ओवर, क्योंकि इट इज फॉलोइंग ए पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कहेंगे ये कितना होना चाहिए कि ये जो है √2a होगा, ये √2a है, ये a है, तो ये कितना होना चाहिए? ये लेंथ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का होल रूट ओवर, दिस स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, होल रूट ओवर क्या हो गया? a, तो दिस मस्ट बी a। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या पता चला? दिस इज a एंड यू से द एंगल इज 90 डिग्री, इट्स ऑलरेडी गिवन। तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? यू से इट इज 45 डिग्री। पूछा है बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में, a ये है b ये है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 135 डिग्री, दैट इज 180 माइनस 45 डिग्री। समझ में आया? खत्म, यहाँ पे नहीं हुआ। पूछा है इफ a is 10 फाइंड a प्लस b एंड 2a प्लस b। a का मैग्नीट्यूड 10 दे दिया है, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्लियरली समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन में a हम देख रहे हैं कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड अभी निकाले कि वो a का बराबर है, तो कितना हो गया? ये 10। तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड पता चल गया। 2a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2a प्लस b निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, हमें a प्लस b मालूम है, कैसा है? अभी देखिए, ऐसा था a प्लस b, ऐसा था। उसके साथ अगर और एक तो a जोड़ देंगे, 2a प्लस b क्या है भाई? इट इज a प्लस b प्लस a। चलो और एक a जोड़ देते हैं। a कितना था? 10। a कितना था? 10। नहीं, ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a, दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया? 2a प्लस b, है कि नहीं? तो 2a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 स्क्वायर होल रूट ओवर 10√2। थोड़ा दिमाग लगाओ तो कर लोगे। ये बिट नंबर 1 था, ये बिट नंबर 2 था, है कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया। पूछा है 2a प्लस b का मैग्नीट्यूड, हम a प्लस b के साथ और एक तो a जोड़ दिए। a प्लस b ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऐसा है, और दिया है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज सेम एज a, तो ये 10 है, तो 2a प्लस b क्या होगा? a प्लस b प्लस a। तो a प्लस b और a कौन सा था? ये, इसको इसके साथ जोड़ दिए तो ये हो गया रिजल्टेंट। Is that understood? Is it understood? Yes. तो इसको मैं अब मिटाना चाहूंगा, आप लोग नोट कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, R इज इक्वल टू P प्लस Q। R दिया है क्या? P प्लस Q, ठीक है। एंड R इज P, R और P बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब मान लो कि ये है ये हो गया P सपोज, और ये हो गया R। दिया है कि R जो है वो P के मैग्नीट्यूड की बराबर है, और R क्या है? P प्लस Q। P के साथ Q को जोड़े तो ये बन गया कौन? ये बन गया R। यह है कि R का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड बराबर है। फाइंड एंगल बिटवीन 2P प्लस Q एंड Q। ओह सॉरी, एंगल बिटवीन 2P प्लस Q, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। 2P प्लस Q एंड Q, एंगल बिटवीन 2P प्लस Q एंड Q, इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है, जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो 2P प्लस Q एंड Q के बीच में एंगल हमें पता करना है। हम P कर लिए, Q कर लिए, R निकल गया। अब मैं 2P करना चाहता हूँ, 2P में कैसे बनाऊं? 2P प्लस Q, अगर ये P है तो 2P कैसे बनेगा भाई? 2P कैसे बनेगा? P के साथ और एक P जोड़ो, P प्लस P हो गया 2P, उसके साथ Q जोड़ो, ये Q था तो Q को ऐसे जोड़ो, ये है Q, है ना। और 2P प्लस Q कैसे होगा? ऐसे होगा, ये हो गया 2P प्लस Q। समझ में आया? ये हो गया 2P प्लस Q। हमें पूछा है 2P प्लस Q और Q के बीच में क्या एंगल है, ऐसे पूछा गया है। 2P प्लस Q और Q के बीच में क्या एंगल है। अच्छा, अब ये छोटे ट्रायंगल को, ये बड़े ट्रायंगल को देखो, ठीक है ना। छोटे ट्रायंगल को और बड़े ट्रायंगल को देखोगे तो ये जो लेंथ है ये कितना है? ये लेंथ कितना है? ये पूरे का आधा है। ये लेंथ जो है वो पूरे का आधा है। लेट मी शो यू हियर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्या मिल रहा है इसमें? ये जो लेंथ है इसमें, ये लेंथ, ये लेंथ क्या है? दिस लेंथ इज हाफ ऑफ दिस लेंथ, है कि नहीं? ये लेंथ, ये पूरा लेंथ का आधा। ये एंगल दोनों के ट्रायंगल के लिए कॉमन है, और ये साइड को पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ऑब्वियसली दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये पूरा का आधा हो, दिस इज हाफ ऑफ दिस होल, तो आप कहोगे दिस मस्ट बी हाफ ऑफ दिस, ये भी इसका आधा होगा। अगर इसका लेंथ L होगा तो इसका लेंथ होगा L/2। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात है। अगर ये बात समझ में आ गया तो सोचो, अब पता चल गया कि दिस लेंथ इज हाफ ऑफ दिस लेंथ। व्हाई? बिकॉज दिस छोटा ट्रायंगल, मोटा ट्रायंगल आर सिमिलर। दिस इज हाफ ऑफ दिस लेंथ। हाँ, ये समझ में आया। ये P है, ये 2P है, तो दिस मस्ट बी Q/2। अब देखो, पहले से दिया हुआ है कि R का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये Q का आधा है, Q का मिड पॉइंट हुआ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये साइड का मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या आपको मालूम है, कि जो एंगल बनेगा वो एंगल कैसे बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। दैट मींस 2P प्लस Q और Q के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। दोबारा बताते हैं, हमें दिया गया था क्वेश्चन में, देखो दिया गया था, इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं। हमें दिया गया था कि R और P दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। R और P दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। 2P प्लस Q और Q के बीच में क्या एंगल पूछा गया है कि अगर P है, मैं और एक P जोड़ दिया तो बन गया 2P, 2P के साथ Q जोड़ दिया तो बन गया 2P प्लस Q। कौन सा वेक्टर? ये वाला वेक्टर हो गया 2P प्लस Q।
ये जो 2p प्लस क्यू बन गया, ये 2p प्लस क्यू क्यू के साथ क्या एंगल कर रहा है। अब r का मैग्नीट्यूड p के मैग्नीट्यूड के बराबर है और हम देख रहे हैं कि ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, ये पूरा चीज इसका आधा है, तो ये पूरा चीज ये पूरे का आधा है, दोनों लेंथ बराबर है, तो दिस इज हाफ ऑफ द होल, क्योंकि p प्लस p ये 2p है, ये p है। अगर ये पूरे का आधा है तो ये भी तो इसका आधा है, अगर ये q है तो यहाँ से यहाँ तक होगा q/2 बाई लेंथ, मतलब ये q का मिड पॉइंट है, ये पूरा चीज q था, पूरा चीज q था, ये q का मिड पॉइंट है। एक बार पता चल गया कि ये q का मिड पॉइंट है, एक बार पता चल गया कि ये q का मिड पॉइंट है। अब सोचो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, सो दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट, दैट मींस दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ये एंगल किसके किसके बीच में है, 2p प्लस q एंड q, सो एंगल इज 90 डिग्री। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यूजिंग रूल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसमें आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं हुआ तो क्लास में दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, two persons pull a block horizontally with equal magnitude forces along 30 degree west of north and along east, in which direction the block will move। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में दिया था, लेकिन आप लोग थोड़ा बढ़िया से ट्राई नहीं की। बोला कि दो लोग खींच रहे हैं कोई ब्लॉक को, कैसे, एक फोर्स है टूवर्ड्स ईस्ट, एक फोर्स है टूवर्ड्स ईस्ट, कितना फोर्स है 10 न्यूटन, कैसा है, इट इज 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है दूसरा इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ का वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, सो दिस इज क्या एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्थ है, इसका वेस्ट इधर होगा। अच्छा, तो दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना हुआ, पूरा एंगल हुआ 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमारे पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि आप देखोगे अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है उनका रिजल्टेंट बीचों बीच रहता है, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स। अगर ये नेट फोर्स होगा, ये पूरा एंगल 120 था, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, सो the block will move in the direction 60 degree north of east और 30 degree east of north। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप में से हर कोई कर लेना चाहिए, अगर नहीं कर पाए तो बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, in which of the following four forces cannot keep a body at rest। हम जानते हैं फोर फोर्सेस, पॉलीगॉन लॉ मालूम है, अगर चार फोर्स मिलके कोई बॉडी को रेस्ट में रख रहे हैं, मतलब उनका वेक्टर सम मस्ट बी इक्वल टू 0, मींस बाय पॉलीगॉन लॉ दे मस्ट फॉर्म ए क्लोज रेक्टेंगल, ये क्लोज क्वाड्रिलेटरल। अब क्लोज क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियसली किसी भी तीन साइड को जोड़ोगे, चौथे साइड से बड़ा होना जरूरी है। चार फोर्स मिलके किसी बॉडी को अगर रेस्ट में रख रहे हैं तो चारों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है। अगर ए बी सी डी, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 0, मतलब ए बी सी डी को अगर ऑर्डर में लेंगे दे फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन, दैट इज पॉलीगॉन लॉ। याद आ रहा है? तो अगर ये 0 है तो मतलब अगर चार फोर्स मिलके किसी बॉडी को रेस्ट में रख रहे हैं, मतलब चारों फोर्स को जोड़ोगे तो ऐसा कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ थ्री साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द फोर्थ साइड। देखो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 5 प्लस 5 प्लस 5 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 5 प्लस 6 प्लस 15 क्या 45 से बड़ा है? नहीं। 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 15 इज 26, 26 इज लेस देन 45। तो sum of these three sides is not more than the fourth side. It cannot be a closed polygon. If it is not a closed polygon, that means the resultant is not 0. If the resultant is not 0, body cannot be at rest. तो ऐसे चार फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर दो,
5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 45 न्यूटन और 50 न्यूटन किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, कैसे भी अप्लाई कर दो, ये किसी एक बॉडी को रेस्ट में नहीं रख सकता। ठीक है, 42 भी हो गया। आगे 44। ठीक है, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स सो दैट द डिफरेंस इज आल्सो यूनिट वेक्टर। क्या दिया है, क्या पूछा है, दिया है कि A इज ए वेक्टर, B इज ए वेक्टर, दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, और बोल रहा है कि उनका डिफरेंस भी एक यूनिट वेक्टर होगा। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, D का मैग्नीट्यूड तीनों 1 होंगे, तीनों 1 होंगे। तो आपको कर लेना चाहिए, आपको मालूम है कि D का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा होल रूट ओवर। अगर D भी 1 है, A 1 है, B 1 है, थीटा निकालना है, आप निकालिए थीटा। थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। आप कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू दिस। आपको ये समझ में आ गया है, आप इसको कर सकते हो। छोड़ दिए आपके लिए, यहाँ पे पूछा है टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 and 8 have resultant magnitude 12, what is the magnitude of their difference? क्या दिया, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी तो क्लास में किए हैं। क्या दिया है, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 and 8, A का मैग्नीट्यूड 6 है, B का मैग्नीट्यूड 8 है और R का मैग्नीट्यूड 12 है। पूछा है बताओ D का मैग्नीट्यूड क्या है। अरे क्या आपको मालूम नहीं है, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला हम लोग क्लास में नहीं किए हैं। आपको R दिया है, D दिया है, A दिया है, B दिया है, क्या इसमें से आप D नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। सो यू डू बाय योर ओन, सिंपल फॉर्मूला मैं डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा। नाउ 46, A is equal to B is equal to A and R is equal to D दिया है। 46 में क्या दिया है, 46 में दिया है R is equal to D। ऐसे कब होता है, implies थीटा is 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होता है, R का वैल्यू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। 2AB cos थीटा 0 हो गया क्योंकि cos 90 0 है। D का वैल्यू होता है, D स्क्वायर का वैल्यू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। अगेन 2AB cos थीटा 0 हो गया, मतलब R स्क्वायर का वैल्यू होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट ओवर, सॉरी R स्क्वायर का वैल्यू होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, D स्क्वायर का भी वैल्यू होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसा कब होता है, फिर थीटा इज 90 डिग्री। अच्छा, थीटा इज 90 डिग्री, तो फिर R का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट इज A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होल ओवर। लेकिन A कितना दिया है, स्मॉल a, ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर, सॉरी दिया है कि ये A का वैल्यू दिया है A है, B का भी वैल्यू A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट ओवर इज रूट 2A, नहीं R का वैल्यू हो गया रूट 2A, तो D का वैल्यू क्या हो गया, D का वैल्यू भी तो वही रूट 2A। क्या पूछा है, K बाई A है, दिया है कि R का वैल्यू K है, तो मतलब दिस इज इक्वल टू K, तो K बाई A का वैल्यू क्या होगा, रूट 2। ठीक है, कुछ चीजें आपको पढ़ के ट्राई करने के बाद पूछना चाहिए, बिना मेहनत किए काफी लोग पूछ लिए हैं, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर्स, इट इज वेस्टिंग अदर्स टाइम। बढ़िया से मेहनत करके पूछो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, ये सबका हो गया है। अब मैं इसको साफ करता हूं, ये साफ कर देता हूं, ये साफ कर देता हूं। ठीक है, ये भी साफ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा ध्यान से देखिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 35 डिग्री। व्हाट इज मोर, हम देखे थे
जो आर स्क्वायर था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। और अगर आप आर लिखोगे तो फिर इसका रूट ओवर लिखोगे। डी क्या था, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट नाउ इट वाज माइनस 2ab cos थीटा। फिर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, फिर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। आप क्या कहोगे, cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव है मतलब ये पूरा ये क्वांटिटी तो नेगेटिव है, तो d कम हो जाएगा। व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव, d का वैल्यू क्या हो गया, दिस माइनस दिस। r का वैल्यू क्या हो गया, दिस प्लस दिस, तो r बड़ा हो गया, d छोटा हो गया। अगर थीटा मोर देन 90 डिग्री दिया होता, मान लो दिया होता 105 डिग्री, थीटा मोर देन 90 डिग्री में cos थीटा हो जाता है नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव हो गया तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, मतलब तब d बड़ा हो जाता, r छोटा हो जाता है ना। सो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, cos थीटा इज पॉजिटिव, इसका मतलब r इज ग्रेटर देन d, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है ना। नंबर 48 को देखेंगे अभी हम लोग, ये आप लोग कर चुके हो। 48 को देखेंगे, 48 को देखेंगे, ऐसा है। ए एंड बी बराबर है, दिया है कि ए और बी बराबर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ए एंड बी दोनों का एंगल बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या दिया है, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो पूछा है व्हाट इज एंगल बिटवीन R and B, if angle between A and B is theta। चलो ड्रॉ करके देखते हैं, ले लेते हैं A, ये हुआ A और ये हो गया B, ठीक है। A और B को हम जोड़े, जब जोड़े तो क्या मिला, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। यू नो वी कैन मेक यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। ये ऐसे पैरेललोग्राम लॉ किए और हमारा रिजल्टेंट कैसे दिखा, a प्लस b ऐसे दिखा। हाँ, दिया है कि a प्लस b के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है, और दिया है ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब जो a प्लस b बनेगा वो किसके साथ ज्यादा एंगल करेगा, a के साथ कि b के साथ, नहीं साथ, a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा। दिस एंगल विल बी थीटा बाय 2। तो हमें a प्लस b का डायरेक्शन पता चल गया विथ रिस्पेक्ट टू a। विथ रिस्पेक्ट टू a हमें a प्लस b का डायरेक्शन पता चल गया, ये a था। अभी हमें a माइनस b निकालना है, तो a के साथ माइनस b जोड़ेंगे, माइनस b जोड़ेंगे मतलब अगर ये है b तो ये हो जाएगा हमारा माइनस b। माइनस b क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट टू b, तो मतलब माइनस b का मैग्नीट्यूड भी a के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ a माइनस b, तो अगेन मुझे पैरेललोग्राम लॉ करना पड़ेगा ऐसे, और जो रिजल्टेंट मिलेगा a और माइनस b का, a और माइनस b का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ ऐसे होगा। यू कॉल इट d, है कि नहीं। अच्छा, अगर a और b के बीच में एंगल थीटा था, a और b के बीच में एंगल अगर थीटा था तो आप क्या कहोगे, a और माइनस b के बीच में एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। और माइनस b और a दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान से देखो, माइनस b और a दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है मतलब d दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा, मतलब d और a के बीच में
एंगल का आधा। पूरा एंगल क्या था 180, अब ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हो गया डी का डायरेक्शन, ये हो गया आर का डायरेक्शन, ये हो गया आर का डायरेक्शन और ये हो गया डी का डायरेक्शन। अब हमें पता करना है कि आर और डी के बीच में क्या एंगल है। हम देख चुके आर और इसके बीच में एंगल है थीटा बाई 2, इसका और इसके बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा बाई 2। जस्ट एड देम, दिस इज 90 माइनस थीटा बाई 2 एंड दिस इज थीटा बाई 2। जोड़ दो तो पूरा एंगल क्या हो गया। इफ यू सी इंटेलिजेंटली दिस होल एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन R and D will be 90 degree. You have to remember, if A is equal to B, if A is equal to B, magnitude of A, if magnitude of A is equal to magnitude of B, then angle between R and D is 90 degree. ये मान के आपको चलना है, ठीक है? ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देख लीजिए आप लोग, the particle was moving east with 10 meter per second. It takes a right turn and moves with 10 meter per second. What is magnitude and direction of change in velocity? कितना सिंपल है, क्या दे रहा है। कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। It was moving towards east. इनिशियल वेलोसिटी ऐसे था, मैग्नीट्यूड था 10, मैग्नीट्यूड था 10। फिर क्या हुआ, राइट टर्न लिया और मूव किया। राइट टर्न किया मतलब ऐसे गया, किधर को, साउथ की तरफ गया। कैसे गया, 10√3, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालना है, फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसके साथ माइनस v1 जोड़ना है। v1 का अगर मैग्नीट्यूड 10 है तो माइनस v1 का, उसका भी तो 10 ही है। और तो v2 माइनस v1 कैसे होगा, ऐसे होगा, ये 10 ये 10, तो मतलब हो गया, ये भी 10 है ये भी 10 है, मतलब दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री, दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला नथिंग बट साउथ वेस्ट। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 का वैल्यू क्या हो गया, आप कहोगे v2 माइनस v1 का वैल्यू इज डेल्टा v। तो क्या मुझे बता सकते हो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होल डबल इज 10√2। डायरेक्शन ये मीटर पर सेकेंड होगा, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ठीक है, ये बन गया टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं, फिर भी आप लोग डाउट पूछ लिए, ठीक है। The previous question was a similar question, ठीक है। For 50 also you can do. This is what I have done is 49, ठीक है। Let us go for 50. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अभी देखिए दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 10 और दिया है कि A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू A माइनस B। मतलब क्या होता है, मतलब A प्लस B डॉट A माइनस B मस्ट बी इक्वल टू 0। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इट इज A डॉट A, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, A डॉट माइनस B, इट इज माइनस A डॉट B, फिर प्लस B डॉट A, B डॉट A, फिर B माइनस ऑफ B डॉट B, B डॉट B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, ठीक है ना। दैट होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब देखो A डॉट B होता है B cos थीटा, B डॉट A होता है B cos थीटा, दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल हो गए,
क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब b कितना है भाई, a की बराबर है, a कितना था, a इज गिवन 10, तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 10। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। ये सबको हो चुका है, ये हो चुका है, इसको रखे यहाँ पे। बात कर रहे हैं 59 का। 50 थोड़ी देर पहले किए हैं, 59 का अब देखेंगे। लेट वेक्टर a इज इक्वल टू ax I cap plus ay j cap. Now what is a dot I? Can you tell me what is a vector dot I cap? तो I cap को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I cap dot this क्या हो गया, will be ax I dot I होता है 1 प्लस I cap को इसके साथ करोगे तो क्या होगा, ay I dot j क्या होता है 0। इसका मतलब a dot I is nothing but ax। सिमिलरली a dot j क्या देगा आपको, आपको क्या देगा a dot j, वेक्टर a dot j कैप, इसके साथ j कैप मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट करो, j कैप इसके साथ करोगे तो j dot I हो जाएगा 0, j dot j हो जाएगा 1, so you will find it is coming out to be ay। Now look at the figure, क्या दिया है आपको, निकालना है a dot I into I plus a dot j, a dot j है ना into j कैप, that is equal to क्या होगा, a dot I की जगह क्या लिखेंगे ax, it is ax I कैप, a dot j की जगह क्या लिखेंगे ay, बाहर क्या है j कैप। और हम तो स्टार्ट किए थे यहाँ, पहुंच गए यहाँ पे, so what is that, it is same as vector a, sorry, it is same as vector a। कोई भी वेक्टर a के लिए a dot I कैप प्लस a dot j कैप is same as vector a। आया समझ में, आया क्या समझ में, है ना। तो हम कहेंगे कि आपको इतना बढ़िया समझ में आया है, तो थोड़ा मैं इसको डिजाइन करके लिखूं। यहाँ तक मैं समझा दिया हूँ, आपको कितना समझ में आया, आप इसको बढ़िया से बताना मेरे को कि हाउ इज द परफॉर्मेंस of this smart board, smart board। थैंक यू, फिर मिलेंगे। पहली बार स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, ढंग से हो नहीं रहा है मेरे से, थोड़ा गड़बड़ को आप एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक नहीं आ रहा है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू ग्रो इट अप, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, इतना सारा बच्चों का ग्रुप्स रहता है करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, गो थ्रू दिस एंड क्लैरिफाई योर डाउट। इसके बाद भी अगर कुछ रह गया तो पक्का आप बाद में मेरे को पूछो। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।